साथियों नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसमें हम लोग इससे पिछला क्लास में क्या देखे तो वो बता दें। हम लोग इसमें देख रहे हैं स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। उसमें हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास में संवेदी गामक अवस्थाएं, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत जो 6 उप अवस्थाएं हैं, जो 6 उपभाग हैं, उसको हम लोग देख चुके हैं। तो क्योंकि वो वीडियो काफी लंबा हो रहा था तो मुझे लगा कि इसको अलग से कर देना चाहिए, बाकी 3 भाग को हम लोग एक में देख लेंगे। और वो जो पहला जो स्टेज है वो काफी गंभीर है। ऐसे सभी स्टेज गंभीर है, लेकिन वो काफी गंभीर है, जिसमें हम लोग बालक को 6 अलग अलग अवस्थाओं में अलग से बांट करके हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें आगे देखते हैं आज कि प्री ऑपरेशनल स्टेज दूसरा है। स्टेज में प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसी को हम लोग प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके क्या हो, ये कितना, इसका उम्र क्या होता है? ये होता है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसे माना जाता है कि यह जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो है। इसके अंतर्गत जैसे हम लोगों ने पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा सेंसरी मोटर स्टेज 6 भागों में विभाजित है, वैसे ही ये अवस्था भी 2 भागों में विभाजित है। और जैसे कि हम लोग 2 से 7 वर्ष कर रहे हैं तो ये 2 भाग भी 2 भाग में दिखाई देंगे। पहला है प्राक संक्रियात्मक अवधि, प्राक संक्रियात्मक अवधि, जिसे हम लोग बोलते हैं प्री ऑपरेशनल पीरियड। पीरियड, प्री ऑपरेशनल पीरियड। तो इसमें इसके जो इसमें जो बच्चे होते हैं, जो जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो होते हैं 2 से 4 वर्ष। 2 से 4 वर्ष के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं प्राक संक्रियात्मक अवधि में, या इसको कह सकते हैं प्रारंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस अवधि में क्या होता है ये कि बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुओं, जो आसपास पर्यावरण वातावरण में जो वस्तुओं को देखते हैं, जो जीवों को देखते हैं या जो भी वस्तु देखते हैं, वो वस्तु और उसके शब्दों से संबंध स्थापित करने लग जाते हैं, यानी कि सीखने लग जाते हैं कि इसका मतलब क्या बोला गया, इसका मतलब क्या होता है। वो उस वस्तु से, उसके नामकरण से समझना शुरू कर देते हैं। जैसे में वो देख लेते हैं कि ये बोल देते हैं कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, तो इसको आइडेंटिफिकेशन वो कर लेते हैं। तो इस यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वे बच्चे जो है उन दूसरे के द्वारा किए गए गतिविधियों को भी ये अनुकरण खेल के द्वारा कर लेते हैं। और पियाजे के अनुसार 4 वर्ष की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तु को सजीव रूप में लेते हैं। ये क्या करते हैं? निर्जीव व सजीव का अंतर नहीं जानना, बल्कि
सभी वस्तु को सजीव मानते हैं, सजीव मानते हैं। मैं इसका एक उदाहरण बताता हूं आपको। इस उम्र के जो बच्चे होंगे, आप देखेंगे जो 2 वर्ष के बाद वाले बच्चे हैं, उनको आप क्या करेंगे कि उन्हें चोट लग जाती है, किसी पे गिर गए, किसी चीज से चोट लगी, आप उस वस्तु को पीटा शुरू कर देंगे, इसे चोट लगा है चलो इसको मारते हैं। वो बच्चा हंसने लगता है, खुश हो जाता है कि चलो इसने मुझे कष्ट पहुंचाया था और मेरे मम्मी ने, पापा ने, भैया ने इसे कष्ट पहुंचाया, तो वो खुश हो जाता है वहां पे। और यह जो होता है सभी वस्तु को सजीव मानने लग जाता है, ये इसकी खासियत होती है इस अवस्था में। दूसरे बच्चे अपने विचारों को सही मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि दुनिया उनके ही इर्द गिर्द है, यानी कि इसी में बोला जाता है सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड यानी कि आत्मिक, आत्मकेंद्रन, यह एक शब्द है, इसका महत्वपूर्ण शब्द है आत्मकेंद्रन। आत्मकेंद्रन में क्या होता है कि वो जानता है कि सभी वस्तु, सभी सामान मेरे ही लिए है। वो शेयर नहीं करना चाहता किसी से, किसी वस्तु को, किसी सामान को। वो अपने पास, ये खिलौने हैं तो उसके हैं, ये है मम्मी है तो उसके हैं, पापा है तो उसके हैं, ये है तो उसके है, ये सामान है तो सारा उसका है, घर में कुछ खाने वाला आया है तो सब उसका है, वो पूरा ले लेता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आत्म केंद्र होता है, सेल्फ सेंटर्ड उसके पास होता है। तो ये अवस्था जो होती है प्रारंभ में सेल्फ सेंटर्ड होता है। तो 2 से 4 वर्ष में बच्चे ऐसा करते हैं। इसके बाद इसकी जो दूसरी अवस्था होती है, इसी में जो दूसरी उप अवस्था है, उसे हम बोलते हैं अंतर्दर्शी। अंतर्दर्शी अवधि के नाम से इसे जानते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं इंट्यूटिव पीरियड। इंट्यूटिव पीरियड, ये जो अवस्था होती है यह 4 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। इसके अंतर्गत ये बच्चे जो 4 से 7 वर्ष के बच्चे हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो अंतर्दर्शी होते हैं, मतलब अंदर से कुछ समझने की चेष्टाएं करने लग जाते हैं। इस अवस्था में बालक भाषा सीखने भी लग जाता है, चिंतन व तर्क करने लग जाता है। यहां पे इस अवस्था में भाषा विकास, चिंतन एवं तर्क। ऐसा क्यों है? आसमान नीला क्यों है? आग गर्म क्यों है? पानी में हाथ डालने से भींगता क्यों है? पक्षी उड़ता कैसे है? हम लोग क्यों नहीं उड़ते? ये सभी बातें उसके मन में आने लगती है। हम कैसे उड़ेंगे? इसी अवस्था में बच्चे कुछ गलतियां करते थे। जिस बार हमारे यहाँ एक सीरियल चल रहा था 2000 के ईस्वी के आसपास, शक्तिमान, शायद मुझे लगता है उससे भी पहले शक्तिमान देखा जाता था कि शक्तिमान उड़ता है और बच्चों को, जो बच्चा कुछ गिरते हैं तो उसे बचा लेता है। तो बच्चे ऐसी गलतियां करते थे कि छत पर चढ़ते थे और कूदते थे, बोलते थे शक्तिमान मुझे बचा लो। अब बच्चे के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती थी। फिर शक्तिमान सीरियल जब मुकेश खन्ना जब उसको कोई इंट्रोड्यूस करते तो बताते थे कि यह सिर्फ एक तकनीकी प्रोसेस है, हम वास्तव में शक्तिमान नहीं है, ऐसा नहीं बचाया जा सकता, बच्चे ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो ऐसा क्या था, तो इसी अवस्था में होता है। वो अंदर से समझने लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो और इसमें क्या होता है कि उसके बाद चिंतन आता है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ऐसे होगा, उसके बाद ऐसे होगा। ये सब बातें धीरे धीरे उसके मन में, चिंतन में आने लगती है। इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। वो बच्चा सीखने लगता है और इसी में बच्चा जो है वो रटने की प्रवृत्ति बच्चे में आने लगती है। इसी अवस्था में, इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं और प्राणियों को शब्दों में संबंध स्थापित करना सीख जाता है, शब्दों में। और इसके इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे प्रायः खेल के द्वारा अनुकरण करने सीखते हैं। इसके द्वारा और क्या, इसके बाद और क्या होता है, पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में 4 वर्ष तक के बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानने लग जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं। बच्चे समझते हैं कि सारी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द है। इसे पियाजे ने आत्मकेंद्रन कहा है, जिसको ईगो सेंट्रलिज्म भी बोलते हैं। ये टेक्निकल शब्द है इसका, ईगो सेंट्रलिज्म।
ईगोसेंट्रलिज्म, ये टेक्निकल वर्ड है, ये सिंपल है सेल्फ सेंटर्ड, और लेकिन ज्यादा टेक्निकल वर्ड होगा कि आप ईगोसेंट्रलिज्म याद रखें, परीक्षा में ईगोसेंट्रलिज्म ही आएगा, सेल्फ सेंटर्ड कम ही आता है, ज्यादा आता है ईगोसेंट्रलिज्म, ये टेक्निकल शब्द है। इसमें क्या होता है, बच्चे भाषा सीखने लग जाते हैं, बच्चे चिंतन करना शुरू कर देते हैं। 6 वर्ष तक आते आते बच्चा मूर्त प्रत्ययों के बारे में अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करने लग जाता है, जो सामने वस्तु है उसके बारे में वो चिंतन करने लग जाता है। तो ये सभी चीजें जो है वह इस अवस्था में सीखने के लिए बच्चों को मिलती हैं, ऐसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन, इसे हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीट ऑपरेशन। इसके अलावा भी इसको हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी इसे बोला जाता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसको बोलते हैं मूर्त संक्रिया अवस्था। मूर्त संक्रिया अवस्था, इस स्टेज में मूर्त चिंतन बच्चे करने लग जाते हैं। यह जो होता है जिसको हम लोग मूर्त संक्रिया अवस्था बोलते हैं, यह 7 से 11 वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं। 7 से 11 वर्ष, कहीं पे 12 वर्ष भी मिलता है, ठीक ना, तो 11 या 12, तो जो नजदीकी ऑप्शन होगा, अगर 7 से 11 है तो 11 लगाएंगे, 7 से 12 है तो 12 लगाएंगे। ऑप्शन में दोनों 7 से 7 जरूर रहेगा, 11 या 12 रहेगा, दोनों नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्योंकि मैं 7 से 11 बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि 7 से 12 भी होता है और 7 से 12 भी ये करते हैं इसको, तो आप मान के चलिए 7 से 12 ही इसे कर लीजिए, क्योंकि ये आपको अपर याद रहेगा, ठीक रहेगा। 7 से 12 वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं, और इस अवस्था में बच्चे सामने जो कुछ भी होता है उसके बारे में चिंतन करते हैं। तो इस अवस्था में बच्चे अधिक व्यवहारिक और यथार्थवादी होते हैं। इसे बच्चे क्या होते हैं, व्यावहारिक एवं यथार्थवादी बच्चे होते हैं, इसमें व्यवहारिक एवं यथार्थवादी इसमें होते हैं। दूसरा होते हैं इसमें बच्चों में तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता विकसित होने लगती है। तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता का विकास। तीसरा, मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं। मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढते हैं, जबकि जो अमूर्त चिंतन है या अमूर्त समस्याओं को नहीं समझ पाते। अमूर्त समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं, वो अगले स्टेज में हम लोग देखेंगे तो वहां पे मिल जाएगा। तो सामने जो समस्याएं होती हैं वही इनके पास समस्याएं होती हैं और उसी का समाधान ये करते हैं, ये इनमें चेष्टा होती है। इसके अलावा बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध या वर्गीकृत करने लगते हैं। बच्चे वस्तुओं के गुणों के
आधार पर क्रमबद्ध व वर्गीकृत करने लगते हैं। क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि जैसे लकड़ी वाले का, या फर्नीचर, या पानी वाला, पानी में चलने वाले यान, हवा में चलने वाले विमान, इस प्रकार से वो कर लेते हैं, या माध्यम, इस प्रकार से अब वर्गीकरण वो कर पाते हैं। इसके अलावा इस अवस्था में बच्चों में चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती, वो चिंतन करते लेकिन क्रमबद्ध चिंतन नहीं करते। चिंतन क्रमबद्ध नहीं कर पाते। ये इनके सिम्टम्स होते हैं बच्चों के। बच्चे चिंतन जो है क्रमबद्ध नहीं कर पाते। इसमें क्या क्या है, हम लोग देखा कि बच्चे यथार्थवादी होते हैं, जो सामने है उसी के बारे में कहते हैं कि ऐसा है इसीलिए इसका अस्तित्व है। दूसरे, वो जो है उसमें उनमें तर्क क्षमता का विकास हो जाता है, समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास होने लगता है, लेकिन वही समस्याएं जो सामने होती हैं वो अमूर्त समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। और बच्चे वस्तुओं के गुणों के आधार पर क्रमबद्ध या उसका कैटेगराइज कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। वो चिंतन कर पाते हैं, लेकिन वही चिंतन कर पाते हैं जो चिंतन जो है कर लेंगे लेकिन वो क्रमबद्ध नहीं होगा, क्रमबद्धता का अभाव होगा। इस अवस्था में बालकों को कुछ क्षमताएं विकसित होती है, जैसे कन्वर्जन, अर्थात जब कोई ज्ञान जो पदार्थ के रूप में बदल जाने के बाद भी मात्रा, संख्या, भार और आयतन दृष्टि से समान रह जाता है, उसको कन्वर्जन कहते हैं। इसके बाद इनमें जो है फिर इसमें जो है संख्या बोध अथवा गणित को जानने व वस्तुओं को गिनना शुरू कर देते हैं। संख्या बोध हो जाता है इनमें। संख्या बोध मतलब समझ लीजिए, संख्या बोध व गणित। बोध होने लगता है। इसके अलावा क्रमानुसार व्यवस्था, वर्गीकरण करना, पारस्परिक संबंधों को समझना, इंटर रिलेशनशिप को समझना, सामने से वो समझ लेते हैं, तो ये काम वो कर पाते हैं इस अवस्था में। आगे देखते हैं हम लोग। और आखिरी और अंतिम अवस्था जिन पियाजे के अनुसार है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको बोलते हैं औपचारिक संक्रिया की अवस्था। औपचारिक संक्रिया की अवस्था या अवस्था, इसे एक और नाम से जानते हैं अमूर्त संक्रिया अवस्था। ये दो नामों से हम इसे जानते हैं। ये इसकी हम लोग अगर बात करते हैं तो यह जो अवस्था है, यह अवस्था अंतिम अवस्था है, जिसे हम लोग 12 से यूथ तक की सीखने की अवस्था को मानते हैं। इसे आप 12 से 18 बोल सकते हैं, जिसको हम एडोलेसेंस पीरियड बोलते हैं, या 11 से 18 भी आप बोल सकते हैं एडोलेसेंस पीरियड के संदर्भ में। तो इस अवस्था में सीखने की ये अंतिम अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे इसके संदर्भ में कहते हैं
कि यह जो अवस्था है यह वयस्क होने तक चलता है, और इस अवस्था में जैसे ही बालक 12 वर्ष का होता है उसके बाद से यह अवस्था से वो सीखना शुरू करता है। तो इसमें बताया जाता है कि उसके इसे क्या क्या विशेषताएं हैं। जिसकी विशेषता यह है कि उसके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। पिछले वाले में नहीं आ रहा था क्रमबद्धता, चिंतन है लेकिन क्रमबद्ध नहीं है, आपने देखा था। तो पहला है कि चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। दूसरा है कि जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है उनके अनुभव बढ़ते हैं, वैसे वैसे उस समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ती है। तो ये कह सकते हैं कि संप्रत्यय चिंतन का विकास होता है। यानी कि यह जो है इस उम्र के जो बालक होते हैं ये अमूर्त चिंतन में लग जाते हैं। जैसे किशोरावस्था हम लोग पढ़े थे ना, उसमें कि किशोरावस्था जो है उसमें कल्पनाशील व्यक्ति हो जाता है। तो इसमें कल्पनाशीलता की बात ही संप्रत्यय चिंतन को हम लोग कह सकते हैं कि कल्पनाशीलता वाली बात इसमें आ जाती है, यानी कि कंसेप्चुअल थिंकिंग। इस स्टेज में आने लगता है। इसके बाद जिन पियाजे कहते हैं कि प्रत्यय निर्माण की यह क्रिया अनवरत जीवन भर चलती रहती है, इसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं आता, और जिसका जिसका जो प्रकार या स्तर है उसकी शिक्षा व अनुभवों पर निर्भर करता है। कोई जितना सीखेगा, जैसे सीखेगा वैसे उसका विकास होगा। तो चिंतनशीलता जीवन पर्यंत लाभकारी होती है, क्योंकि यहां से जो चिंतन हो उसके मन में विकास हो गया 12 से 18 वर्ष की उम्र में, वही चिंतनशीलता उसका विकसित होते रहता है, वही अनुभव उसके विकसित होते रहते हैं, वो परिपक्वता विकसित होते रहता है। इसके अलावा विसंगतियों को समझने लगता है। विसंगतियों की समझ होती है। विसंगतियों की समझ उसमें होने लगती है। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक रूप या परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में या प्रक्षेपित करने की क्षमता उसमें आ जाती है। वास्तविक अनुभव जो उसके पास होते हैं को काल्पनिक रूप क्योंकि कल्पनाशील तो किशोर होता ही है, इसके अनुसार जो है वह प्रेक्षित करने की क्षमता आ जाती है। प्रक्षेपित करने की क्षमता का विकास होने लगता है। विकास होने लगता है। इसके अलावा जो बालक है या व्यक्ति है
घटनाओं की परिकल्पनाएं बनाने लगता है। परिकल्पनाएं करने लगता है। अगर परिकल्पनाएं आपको पता होगा, मैंने रिसर्च में पढ़ाया है, ये जो परिकल्पनाएं हैं उसको मैंने रिसर्च में पढ़ाया है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेटिकल थिंकिंग उसमें आने लगते हैं। काश ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा करेंगे, ये होगा तो वो करेंगे, ऐसा होगा तो ये करेंगे, एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, वो उसमें आने लगते हैं इस उम्र में। उसके बाद इस अवस्था में विचारों को संगठित करता है। बहुत सारे विचारों का संगठन करता है, बहुत सारे विचारों को अपने साथ शामिल करता है इस अवस्था में। इस अवस्था में प्रतीक चिन्ह को समझने लगता है। प्रतीक चिन्ह का अर्थ उसे समझ में आने लगता है। अर्थ की समझ। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह में क्या होता है कि कोई सिंबल, कि सिंबल का क्या अर्थ है। जैसे आप लोग ट्रेन में इस चीज को देखे होंगे, इस प्रकार का बनाया हुआ होता है। ये क्या है, विकलांग व्यक्ति के लिए सीट रिजर्व है। इस प्रकार के सिंबल बनाए हुए रहते हैं। इस सिंबल उसे समझ में आने लगते हैं, सिंबल का अर्थ क्या है। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स उसे समझ में आने लगते हैं। तो इसके अलावा मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है। मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है। इस प्रकार से चीजें आती हैं इस अवस्था में। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जिन पियाजे को जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत हैं, इसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है, इसे हम लोग देखते हैं। शिक्षा में उपयोगिता। अगर शिक्षा में उपयोगिता इसका नहीं है तो ये इतना महत्वपूर्ण प्रकरण होता ही नहीं। इसीलिए हम लोग कुछ उपयोगिता के बाद देखते हैं कि शिक्षा में क्या इसके लाभ हैं। पियाजे ने अपने सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए अनुकरण व खेल प्रक्रिया को महत्व दिया है। क्या किया है, अनुकरण एवं खेल प्रक्रिया को महत्व दिया है। दूसरा, बच्चे सीखने में धीमे होते हैं, उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। पियाजे ने कहा है दंड मुक्त वातावरण बच्चे के लिए हो, जो आज लागू है। हाल बच्चे को दंडित नहीं कर सकते। फिर है अभिप्रेरणा और बालक दोनों ही अधिगम व विकास के लिए आवश्यक हैं। इन दोनों का शिक्षा में प्रयोग। अभिप्रेरणा एवं बालक का शिक्षा में प्रयोग करना चाहिए। फिर क्या कहते हैं जिन पियाजे, बच्चों को अपने आप करके सीखने का अवसर देना चाहिए। स्वयं से करके सीखने के अवसर
सीखने का अवसर देने चाहिए। फिर कहते हैं कि 12 वर्ष की अवस्था के बच्चों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाना चाहिए। 12 वर्ष से अधिक के बच्चों को समस्या समाधान के विधि से पढ़ाया जाना चाहिए। इन विधि से अगर बच्चे को पढ़ाते हैं तो बेहतर सीखते हैं। फिर है शिक्षकों एवं अन्य व्यक्तियों शिक्षकों एवं अन्य व्यक्तियों को बच्चों की बुद्धि का मापन उसकी व्यवहारिक क्रियाओं के आधार पर करना चाहिए। बालक के बुद्धि मापन व्यवहारिक क्रिया के आधार पर। इन्होंने सजेशन दिया है। फिर कहते हैं कि बच्चा स्वयं और पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, अतः हमें शिक्षकों माता पिता बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल का निर्माण करें। बच्चों के लिए प्रेरणादायक माहौल का निर्माण। इसके अलावा तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति इस सिद्धांत के आधार पर तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति को पहचान सकते हैं। ये शैक्षिक उपयोगिता है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले क्लासेस में नए टॉपिक के साथ।